भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये जो पेपर है इसके सारे चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाती जाऊंगी। इसलिए यदि आपको यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसका सामाजिक और आर्थिक आधार, इस चैप्टर का नाम है सोशो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत जैसे वैविध्यपूर्ण और प्राचीन परंतु आधुनिकता से प्रभावित समाज की राजनीति की विश्लेषण करने में अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भारत क्या है, भारत जो है एक विविधता लिए हुए, भिन्नता लिए हुए और प्राचीन देश है, लेकिन ये आधुनिकता से भी प्रभावित है। इस ऐसे समाज की राजनीति का एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने में अनेक दृष्टिकोण अप्रोचेस का इस्तेमाल हुआ है। इनमें कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संस्थानात्मक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रमुख है। कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक भारतीय संविधान के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। कानूनी दृष्टिकोण के जो समर्थक है वे भारतीय संविधान के स्टडी पर, अध्ययन पर खास बल देते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव और विकास के वर्णन पर जोर देता है। संस्थानात्मक दृष्टिकोण जो है, संस्थानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं ही हमारे राजनीतिक जीवन को आधार प्रदान करती है। भारत के निर्वाचनों में मतदान व्यवहार का अध्ययन करते समय अधिकांश विद्वानों ने व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग किया है। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयत्न करते हैं। कैटलिन जो एक विद्वान है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है और इसलिए समाजशास्त्र से उसको अलग नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के प्रारंभिक काल से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, समाजशास्त्र जो है अपनी उत्पत्ति या अपने जन्म के शुरुआती दौर से ही, शुरुआती समय से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं का, पॉलिटिकल प्रोसेस एवं संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन यानी स्टडी कर रहा है। आधुनिक काल में अनेक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक व्यवहारों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिक काल में अनेक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को समझने के लिए उन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग किया है जो राजनीतिक व्यवहारों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। यह बात सर्वविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य व संस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने वालों की सामाजिक व सामाजिक पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक दशा और मूल्यों का समुचित महत्व होता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में जो भाग लेने वाले होते हैं उनकी सामाजिक, ठीक है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो है, इनकी सामाजिक दशा और मूल्यों का समुचित महत्व होता है। राजनीति में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में ही उचित प्रकार से हो सकता है। भारतीय राजनीति के समाजशास्त्री एवं पारिस्थितिकी आधार। भारतीय राजनीति के समाजशास्त्रीय अध्येता, सोशोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, भारतीय राजनीति के समाजशास्त्रीय अध्येता। भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्रीय हुए हैं उनमें जहाँ एक और यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है, प्रवृत्ति पाई जाती है कि सामाजिक प्रवृत्तियों का राजनीतिक प्रवृत्तियों पर अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है, वहाँ दूसरी ओर यह भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक प्रवृत्तियों को मोड़ने में सक्षम है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक अध्ययन, चाहे वे नॉर्मन डी पामर द्वारा किए गए हो अथवा फिलिप्स द्वारा, उनमें यह दिखाया गया है कि सामाजिक प्रवृत्तियों का
राजनीतिक प्रवृत्तियों पर ज़्यादा प्रभाव है। बाद के अध्ययनों में जैसे रजनी कोठारी और रुडोल्फ आदि ने यह दिखाया कि राजनीतिक प्रवृत्तियों का सामाजिक प्रवृत्तियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रीय पारिस्थितिकीय आधार से अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान रॉबर्ट एल हार्डग्रेव, दिनाडास ऑफ तमिलनाडु, रॉबर्ट एल हार्डग्रेव, रजनी कोठारी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, टिंकर एंड पार्क, घनश्याम शाह, योगेंद्र सिंह, अनिल भट्ट, इकबाल नारायण और अन्य, आमंड कोलमैन, बी आर मेहता, ये सब शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन पश्चिमी अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे कहीं कहीं असंगति का बोध होता है। भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन, भारत की जो राजनीति है उसका सोशोलॉजिकल स्टडी यानी समाजशास्त्रीय दृष्टि से, सोशोलॉजिकल अप्रोच से उसका स्टडी करना, ध्यान करना, इसकी औचित्य उपयोगिता क्या है, इसकी यूटिलिटी, ठीक है। सोशोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स यूटिलिटी। यह तथ्य आमतौर से स्वीकार किया जाता है कि वैधानिक व्यवस्थाएं समान होते हुए भी किन्हीं भी दो देशों का शासन और राजनीति समान नहीं होते, ठीक है। यानी कि वैधानिक व्यवस्थाएं समान भी हो अगर, तो कोई भी दो देश का शासन और राजनीति जो है समान, इक्वल नहीं होता। मॉरिस जोन्स ने राजनीति के विद्यार्थी से आग्रह किया है कि वे इस विषय में विशेष रूप से सचेत रहे। इसका कारण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक व्यवस्थाओं तथा उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ढूंढा जाना आवश्यक है। इस कारण कि राजनीति शून्य में क्रियाशील नहीं होती। इनमें से प्रत्येक व्यवस्था, संस्था और विचार राजनीति को वह सामग्री प्रदान करती है जिसके आधार पर वह यानी राजनीति अपने स्वरूप एवं अपनी गतिशील शक्तियों का निर्धारण करती है। वे गैर राजनीतिक तत्व सामाजिकी एवं पारिस्थितिकी किसी देश की राजनीति को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं तथा उस देश की राजनीति इन तत्वों को किस सीमा तक अपने अनुकूल पाती है, ये उस देश की सामाजिक विभिन्नताओं एवं आर्थिक असमानताओं के साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा राजनीति की प्रकृति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि संदर्भ में राष्ट्रों के अनुभव भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि सामाजिक विभिन्नताएं जितनी अधिक होंगी, राजनीति उतनी ही अस्थिर, अनिश्चित और समय आग्रस्त होगी। भारतीय राजनीति के आधारों की चर्चा करते हुए मॉरिस जोन्स लिखते हैं, नए राज्यों में राजनीति और समाज के बीच जो संबंध है वह पश्चिम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया और बड़ा रोचक है। यदि ऐसी राजनीति यानी भारतीय राजनीति का अध्ययन सामाजिक शक्तियों की ओर ध्यान दिए बिना किया जाए तो वह एकदम अधूरा और गुमराह करने वाला होगा। भारतीय राजनीति के समाजशास्त्री एवं पारिस्थितिकी आधार तत्व, सोशोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के सामाजिक पारिस्थितिकी आधारों की चर्चा इन प्रमुख आधारों पर की जा सकती है। भौगोलिक आधार, ठीक है, यहाँ पे इन आधारों को लेकर भारतीय राजनीति के समाजशास्त्री एवं पारिस्थितिकी अध्ययन हो रहा है, ठीक है। भारतीय राजनीति के समाजशास्त्री एवं पारिस्थितिकी आधार तत्व कौन कौन से हैं? भौगोलिक आधार, ऐतिहासिक आधार, आर्थिक संरचना का आधार और सामाजिक संरचना का आधार। भौगोलिक आधार, किसी देश की राजनीति का भूगोल भी महत्वपूर्ण नियामक कारण होता है। भूगोल के अंतर्गत देश की अवस्थिति, जलवायु, स्थलाकृति, क्षेत्रफल आदि तत्व सम्मिलित है। भूगोल मूलक राजनीति के विद्वान कहते हैं कि शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। स्वाधीनता के बाद भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई गई। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी इस नीति में बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय सीमांत पर स्थित राज्यों जैसे कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब, केरल आदि में समय समय पर पृथकतावादी प्रवृत्तियों के अभ्युदय का कारण उनकी भौगोलिक स्थिति ही हो सकता है। ऐतिहासिक आधार, किसी देश की राजनीति का महत्वपूर्ण आधार उसका इतिहास होता है
और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से पूर्णतया यानी पूरी तरह नाता तोड़ लेना संभव नहीं है। भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक प्रभुत्व का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां धीरे धीरे वेस्टमिनिस्टर ब्रिटिश नमूने की सरकार का उदय हुआ। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली ब्रिटिश संसद से मिलती जुलती है और भारत में विधि के शासन की धारणा ब्रिटेन से ही आई है। आर्थिक संरचना का आधार। किसी देश की राजनीति के निर्माण में आर्थिक संरचना काफ़ी प्रभावकारी भूमिका अदा करती है। मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक समाज अधिक संश्लिष्ट या जटिल समाज होता है, जहां तीव्र संचार साधनों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे समाज में शैक्षिक स्तर उच्चतर होते हैं, गुटों की संख्या में वृद्धि यानी बढ़ोतरी हो जाती है और निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग लेने वालों की संख्या अनिवार्यता अधिक व्यापक होती है। ग्रामीण समाज परिवर्तन तथा अभिनवीकरण के प्रति उन्मुख नहीं होते और जिन राज्यों का अधिकांश किसान वर्ग होता है वे अधिक अनुदार होते हैं। भारत में कांग्रेस सरकार ने देश का औद्योगिकरण पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा के आधार पर करने का जिम्मा लिया। पूंजीवादी औद्योगिकरण का अर्थ है उत्पादन साधनों के मालिकों के लिए प्रेरक के रूप में लाभ पर आधारित और दूसरे समस्त सामाजिक संबंधों का बुनियादी चरित्र प्रतिद्वंदिता है। पूंजीवादी औद्योगिकरण का अर्थ है समुदाय के संपूर्ण आर्थिक जीवन का यंत्रीकरण, व्यवसायीकरण और मौद्रीकरण और व्यक्तियों के बीच सभी संबंधों में प्रतिद्वंदिता का और समाज की गाड़ी के पहियों को संचालित करने वाले केंद्रीय उत्प्रेरक के रूप में लाभ का समावेश कराकर संपूर्ण पुरानी सामाजिक आर्थिक संरचना का रूपांतरण, बदलाव। ठीक है। पूंजी अपने निवेश के लिए उन्हीं क्षेत्रों को चुनती है जो उसे प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। चूँकि ये सुविधाएं पहले से ही मौजूद शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहती हैं, अतः एक उद्यम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्यतया शहरों और शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में शुरू किए जाते हैं। शहरों का यह और आगे औद्योगिक विस्तार स्वचालित ढंग से उन उपयोगिताओं, सड़कों और यातायात के साधनों, मजदूरों के लिए आवासों, स्वच्छता, स्कूलों, अस्पतालों और मनोरंजन की सुविधा में समानांतर निवेश की आवश्यकता को जन्म देता है। इस प्रकार इन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा बुर्जुआई मध्यम वर्ग की समृद्धि और नौकरशाही के ऊपरी तबके की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाया जाता है। इससे उच्च शहरी सांस्कृतिक परंपरा के मानकीकृत नमूने का जन्म होता है, जो पश्चिमी देशों के शहरों के रंग में रंग कर लगभग सभी शहरों में सतही पतनशील किस्म का अधिक है। इनमें अपने फैशनेबल होटल, वातानुकूलित चलचित्र गृह और रंगशालाएं हैं। मन से ये लोग अब भी सामंती तथा अर्ध सामंती मूल्यों से चिपके रहते हैं। पश्चिमी मुलम्मा चढ़ाए उच्च और उच्च मध्य स्तरों से बना यह अभिजन एलिट एक दोगली संस्कृति विकसित करती है, जो रूप में आधुनिक है लेकिन सार रूप में पुरातन पंथी तथा हैसियत को बनाए रखने वाला है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक शहरी उच्च सांस्कृतिक परंपरा का उदय हो रहा है जो प्रमुख रूप से दोगली, नकली, आम जनता से कटी हुई पूंजीवादी मूल्यों से जोड़ती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कृषि नीतियों से एक विशिष्ट वर्ग को ही गांवों में लाभ हुआ और एक नए ग्रामीण अभिजन का विकास हो रहा है। यह ग्रामीण अभिजन उच्च जातियों एवं धनाढ्य किसानों रिच पेजेंट्री से मिलकर बना है। ग्रामीण क्षेत्र में यही लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सत्ता के शीर्ष बिंदुओं पर कब्जा करते रहे हैं। ये लोग स्थानीय नागरिक गतिविधियों, स्कूल बोर्डों, ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं आदि पर छाए रहते हैं। कृषि तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकार की आर्थिक नीतियों तथा उसके समाज कल्याण उपायों से निरंतर निम्नतर स्तरों की कीमत पर प्राथमिक रूप से उच्चतर स्तरों को ही लाभ मिलता है। इससे आम जनता की गरीबी गंभीर रूप से बढ़ती जा रही है। संपूर्ण ग्रामीण जगत में
निचले स्तरों पर गहरा असंतोष उभर रहा है, जो अपने वर्ग संगठन के अभाव में, कमी में, अपने संगठित वर्ग आंदोलनों में अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, किंतु कभी कभी तनावों और संघर्षों के रूप में विस्फोटक हो जाता है। सामाजिक संरचना का आधार। किसी देश की राजनीतिक नींव को भरने तथा राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में आर्थिक संरचना से भी अधिक महत्व सामाजिक संरचना का होता है। भारत का समाज जाति, धर्म, भाषा और प्रादेशिकता के तत्वों से प्रभावित रहा है और राजनीतिक व्यवस्था पर इन तत्वों का दबाव पड़े बिना नहीं रह सकता। भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार। सोशल बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के समाजपरक आधार इस प्रकार है। पहला, जाति और भारतीय राजनीति। दूसरा, सांप्रदायिकता एवं धर्म और भारतीय राजनीति। तीसरा, प्रादेशिकता और भारतीय राजनीति। एवं चौथा, भाषा और भारतीय राजनीति। जाति और भारतीय राजनीति। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारंभ होने के बाद यह धारणा, यह कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएं एवं लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारंपरिक संस्था जातिवाद का अंत हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ता गया। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, वहाँ राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और केंद्र व राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि जाति प्रथा राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है, परंतु इस संबंध में रजनी कोठारी का अभिमत है। उनकी राय है कि प्रथम, कोई भी सामाजिक तंत्र कभी भी पूर्णतया यानी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है, अर्थ शून्य है। ठीक है, इलॉजिकल है। दूसरा, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इनको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट यानी प्रेशर ग्रुप से होते हैं वो। हमारे राजनीतिज्ञ एक विचित्र असमंजस की स्थिति में है, जहां एक ओर वे जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। रजनी कोठारी का मत है, उनकी राय है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है, कॉन्सेप्ट है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे ना तो राजनीति के प्रकृत स्वरूप को ठीक समझ पाए हैं और ना जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठनों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है, जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है। भारत में जाति भारतीय राजनीति का आधार किस प्रकार है, इस संबंध में 4 विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में जाति भारतीय राजनीति का आधार है। इसका प्रथम कारण यह है कि प्रथम यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है।
सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है। द्वितीय, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था जाति का नया रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जाति संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है, इस्तेमाल करती है, जिससे संबद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, उसमें यह अत्यंत स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं, वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। तृतीय, भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतम राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन से उन्हें सत्ता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। चौथा पॉइंट है, जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं और इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्तियां बन गई है। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं, जिनके कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए अर्थात जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सभी राजनीतिक दल निर्वाचन के समय अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। सन 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी की सफलता का राज उसका क्षत्रिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। हरिजन, मुसलमान, ब्राह्मण शक्ति पुंज बनाकर ही 1971 का आम चुनाव कांग्रेस ने जीता। 1977 में जनता पार्टी की विजय का कारण उसे मुसलमानों और दलितों के साथ उच्च जातियों का प्राप्त समर्थन था। कई बार मतदाता भी जातिगत आधार पर मतदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चौधरी चरण सिंह और उनके दल की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की उनके वोटों की एकजुटता पर निर्भर रही। मई 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ कर अपने चुनावी कौशल सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। केरल के चुनाव में साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा धंस गया है कि राज्यों के मंत्रिमंडलों में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री आवश्यक रूप से रखा जाता है। अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में कायस्थ सभा, राजस्थान में जाट महासभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगते हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर सौदेबाजी भी करते हैं। आज तो किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है। तथापि बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते। राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव इतना अधिक प्रतीत हो रहा है कि टिंकर जैसे विद्वानों ने राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दे डाली। रुडोल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता में ढालने के सांचे का कार्य किया है। वे लिखते हैं, अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत के कृषक समाज में प्रातिनिधिक लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी। चलिए जानते हैं कि सांप्रदायिकता एवं धर्म और भारतीय राजनीति में क्या संबंध है। सांप्रदायिकता एवं धर्म और भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म और सांप्रदायिकता अत्यंत प्रभावशाली तत्व माना जाता है। धर्म का प्रयोग राजनीति में जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहाँ दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अर्जित करने का भी धर्म माध्यम मान लिया जाता है।
जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी और जय गुरुदेव की राजनीतिक शक्ति की आधारशिला उनके अपने अपने संप्रदायों में अनुयायियों का संख्या बल है। धर्म और संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में धार्मिक और सांप्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक, तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। ये सांप्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्राधान्य देते हैं, धर्म के आधार पर चुनावों में प्रत्याशियों का चयन करते हैं और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं। चुनावों में धार्मिक मुद्दों जैसे गौवध को बंद करवाने आदि को उठाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। वोट पाने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों, जत्थेदारों और साधुओं से साठगांठ की जाती है। मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व छाए रहते हैं। 1977, 1980, 1989, 1991 एवं 2014 के लोकसभा चुनावों के दिनों में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की भूमिका से आसानी से यह समझा जा सकता है कि धार्मिक नेता राजनीतिक दलों से मुस्लिम संप्रदाय के वोटों का किस प्रकार सौदा करते हैं। धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूहों की भूमिका अदा करने लगे हैं। स्वतंत्रता के बाद अनेक मुस्लिम संगठनों जैसे कि जमियतुलमा-ए-हिंद, अमारत-ए-शरिया, जमायत-ए-इस्लामी आदि ने कम से कम 3 बातों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित कर दबाव गुटों की भूमिका अदा की है। ये 3 बातें हैं: उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप स्थापित किया जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई तब्दीली यानी बदलाव ना किया जाए। कई बार परोक्ष रूप से धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती रही है। अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की मांग ऊपरी तौर से भाषाई आधार की मांग नजर आती है, लेकिन यथार्थ में यह पंथ के आधार पर ही पृथक राज्य की मांग थी। संत फतेह सिंह के अनुयायी सिख होमलैंड की मांग करने लगे। नागालैंड के ईसाइयों की पृथक राज्य की मांग का आधार भी धर्मगत निष्ठाएं ही थी। केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल बनाते समय सदैव इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख संप्रदायों और धार्मिक विश्वास वाले व्यक्तियों को उनमें प्रतिनिधित्व मिल जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को सदैव प्रतिनिधित्व दिया जाता है। धर्म और धार्मिक समुदायों का भारतीय राजनीति में कितना प्रभाव है, केरल और पंजाब राज्यों की राजनीति इसके लिए संदर्भ प्रस्तुत करती है। केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपंथी रंग से रंगा हुआ नजर आए, लेकिन उसका अंतरंग धार्मिक और सांप्रदायिक गुटों के गठजोड़ से बनता है। सांप्रदायिक दबाव समूह में नैयर सर्विस सोसाइटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम और अनेक ईसाई संगठन प्रमुख हैं। प्रगतिशील समझे जाने वाले साम्यवादी दल भी केरल में धार्मिक दबाव गुटों से अपना तालमेल बिठाकर चुनावी राजनीति तैयार करते हैं। धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया को समझने के लिए पंजाब राज्य की राजनीति विशिष्ट महत्व रखती है। पंजाब की राजनीति सदा ही अकाली दलों की आंतरिक राजनीति तथा सशक्त और समृद्धि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के निर्वाचनों के इर्द गिर्द घूमती रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते हैं और अकाली दल पंजाब की राजनीति को। सिख पंथ के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं द्वारा अकाल तख्त से जारी किए गए फरमान ने अकाली दल के प्रधान के चुनाव मार्च 1979 को रोक दिया। स्वर्ण मंदिर के सामने स्थित अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में की थी। पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का स्वरूप एवं भूमिका एक समानांतर सरकार की भांति है, जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागू नहीं होते। अनेक बार धार्मिक विवादों के साथ साथ राजनीतिक विवादों के बारे में भी फैसले अकाल तख्त करता रहा है। संक्षेप में
स्वाधीनता के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई चुनाव की राजनीति ने धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा है। किसी ने लिखा है कि पहले लोग समझते थे कि राजनीतिज्ञ धर्म और संप्रदाय का शोषण करते हैं, पर अब हालत यह हो गई है कि धर्म और संप्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं। प्रादेशिकता और भारतीय राजनीति। प्रादेशिकता से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक यानी अलग अस्तित्व के लिए जागरूक है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिकता से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहद भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। भारत में क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्यों यानी अलग राज्य की मांग कर रही है। इसी मांग के अंतर्गत 1970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य बना दिया गया। 1986 से 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल और झारखंड तथा 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। दिल्ली के लोग भी पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद बम्बई राज्य का विभाजन हुआ, पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ तथा असम राज्य का पुनर्गठन करना पड़ा। पृथक विदर्भ राज्य, पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग की जाती रही है। क्षेत्रीयतावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल वितरण को लेकर उत्पन्न विवाद, पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा नंगल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद अंतर्राज्यीय झगड़ों के मुख्य उदाहरण हैं। कई बार द्रविड़, मुनेत्र, कड़गम, अकाली दल, मिजो और नागाओं की मांगों के पीछे पृथकतावादी भावनाएं देखने को मिलती है। क्षेत्रीयतावाद की एक अन्य प्रवृत्ति भूमिपुत्र की धारणा के रूप में देखी गई है। इस मांग के साथ यह बात जुड़ी हुई है कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए, तब तक उस राज्य या क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। शिवसेना जैसे संगठन द्वारा इस मांग को महाराष्ट्र में प्रचलित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में इस प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रबल होते हुए देखा गया है। राजनीतिक गुमनामी से बाहर आने की कोशिश में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के राज ठाकरे ने फरवरी 2008 में मराठा गौरव का पत्ता खेलते हुए मुंबई में उत्तर भारत के लोगों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की आलोचना करते हुए अमिताभ बच्चन को निशाना बनाया। स्वतंत्रता के बाद गरीबी और आर्थिक विषमता बढ़ती गई, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलने लगा। असंतोष के इस वातावरण में विभिन्न वर्गों द्वारा शक्ति के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई। ऐसे नवीन यानी नए राजनीतिक दलों का उदय होने लगा जो कि क्षेत्रीय हितों को लेकर शक्ति प्राप्त करने लगे। क्षेत्रीयतावाद का भारतीय राजनीति की शैली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा तथा आंदोलनात्मक राजनीति को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय आंदोलनों को चलने के लिए आर्थिक विषमता, पंथ, जाति और भाषा का सहारा लिया गया। यथार्थ में क्षेत्रीयता की समस्या आज भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कंटक बन गई है। भाषा और भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में भाषा का क्या रोल है, क्या भूमिका है, चलिए जानते हैं। व्यक्ति अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से उसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, जिसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है।
भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की भाषा अलग अलग है। देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, यह समस्या कभी हमारे समक्ष थी। राष्ट्रीय कर्णधार ने काफ़ी विचार विमर्श करके हिंदी के पक्ष में निर्णय लिया, लेकिन विगत वर्षों में पिछले वर्षों में क्षेत्रीय भाषा के प्रति व्यक्तियों के लगाव ने एक विशेष रुख अपनाया, जिससे यह प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, जिसे भाषाई सांप्रदायवाद का नाम दिया गया। भाषा की समस्या दो रूपों में भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है: राष्ट्रभाषा का विरोध और भाषाई आधार पर नए प्रांतों का निर्माण। दक्षिण के गैर हिंदी राज्य हिंदी का विरोध करते हैं। उनकी धारणा है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को उनके ऊपर थोपा जा रहा है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से राज्यों में राजनीतिक विवाद अत्यंत उग्र हो गए। ऐसी समस्या चंडीगढ़ के लिए उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार की समस्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बेलगावी यानी बेलगांव और अन्य क्षेत्रों के विवाद के रूप में चली। भाषा के आधार पर भारत में उत्तर और दक्षिण भारत की संकुचित मनोवृत्तियाँ पनपने लगी। भारतीय राजनीति में भाषागत दबाव गुटों का उदय हुआ। भाषा के प्रश्न को लेकर राजनीतिक हलचलें बढ़ने लगी। राजनीतिक दल उर्दू भाषा के सवाल को चुनावी मसला बनाने से भी नहीं हिचकिचाए। नए भाषाई राज्यों के निर्माण के उपरांत भी भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या बनी हुई है, जो शासन से अनेकानेक प्रकार के संरक्षणों की मांग कर रहे हैं। भाषाई आधार पर राजनीतिक आंदोलन, प्रदर्शन और हड़तालें होती रही है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक जैसे दलों की नींव भाषाई मसलों पर टिकी हुई है। विकासशील यानी तीसरी दुनिया राष्ट्रों में राजनीति और समाज के बीच जो संबंध है, वह पश्चिम के अध्येताओं के लिए बिल्कुल नया और बड़ा रोचक है। यदि पश्चिम के देशों के राजनीतिक अध्ययन में अभी हाल तक सामाजिक ढांचे की, जिसके साथ शासन तंत्र पॉलिटी का अनिवार्यता गहरा संबंध होता है, उपेक्षा की गई, तो उसके पीछे राजनीति को एक बिल्कुल स्वतंत्र विषय बनाने की इच्छा ही नहीं थी। इसके पीछे यह भी धारणा थी कि सामाजिक ढांचे को एक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किया जा चुका था और यह भी माना जाने लगा था कि समाज और शासन तंत्र दोनों का विकास साथ साथ होता है और विकास की धारा में दोनों एक दूसरे पर निरंतर अपना प्रभाव डालते रहे हैं। उदाहरण के लिए इस बात की आड़ ली जा सकती थी कि ब्रिटेन की राजनीति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना एक फिजूल की बात होगी, क्योंकि वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बहुत सारी जानकारी सभी लोगों को भलीभांति मालूम थी। लेकिन भारत जैसे नौ स्वतंत्र राज्य के बारे में यह तर्क नहीं चल सकता, क्योंकि विदेशी शासन के दौरान समाज और शासन तंत्र दोनों का समान रूप से विकास नहीं हुआ।